अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत ने कर्जा तहकीकाती कमीशन के TORs में मजीद इजाफा कर दिया है। इस इजाफे से एहतसाब की जद में मजीद और कौन कौन आएगा, इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी कि सफारती लिहाज से तो वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका कामयाब रहा, लेकिन ये दौरा मुआशी लिहाज से मुल्क के लिए कितना कामयाब रहा, इस पर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात होगी कराची में फिक्स इट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान में होने वाले तसादुम की, कि क्या पीपल्स पार्टी अपने खिलाफ होने वाले एहतजाज को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल से कराची के बढ़ते हुए जो मसाइल हैं उनका हल जानेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे मुल्क में एहतसाब के हवाले से जारी इक़दामात की। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त एहतसाब की बिला इम्तियाज़ लहर जारी है। इस लहर की जद में अपोजिशन की जमातों समेत हुकूमत के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन इसे इंतकामी कार्रवाई करार दे रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आने के बाद से अपने एक मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि इस मुल्क को जिसने लूटा है सबको एहतसाब होगा, सबको हिसाब देना पड़ेगा। फिर इस नुक्ते को बुनियाद बनाकर वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता माह एक तहकीकाती कमीशन कायम करने का फ़ैसला किया था। इस तहकीकाती कमीशन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो 2008 से लेकर 2018 तक हुक्मरानों की जानिब से लिए जाने वाले जो कर्जे थे कि कहाँ कहाँ खर्च हुए उसकी तहकीकात करे, ताकि आवाम को मालूम हो सके कि कितना पैसा उन पर खर्च हुआ और कितना पैसा मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर ज़राओं से बाहर मुंतकिल होता रहा। इससे ये कमीशन भी बन गया, इसके TORs भी नाज़रीन तय हो गए। लेकिन अब गुज़श्ता हफ्ते कैबिनेट डिवीज़न से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिसकी कॉपी मेरे पास भी है, यही कर्जा कमीशन जो है 2008 से लेकर 2018 तक के जो साबिक़ हुक्मरान रहे हैं उनके ख़ानदानों की जानिब से इस्तेमाल किए गए कैंप ऑफिसेज़, उनकी सिक्योरिटी के जो खर्चे हुए, बैरून मुल्क दौरे और सरकारी हवाई जहाज़ों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, इसका भी जायज़ा लिया जाएगा। सवाल ये है कि इन TORs के शामिल हो जाने के बाद से मज़ीद कौन कौन से लोग एहतसाब के शिकंजे में आएंगे और क्या इन अफराद के खिलाफ कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी, इस पर बात करूंगी। मेरे साथ साबिक प्रोसिक्यूटर नायब राजा आमिर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। आमिर साहब, ये नोटिफिकेशन, इसकी कॉपी मेरे पास पड़ी है, जिसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी on debit will also look into unauthorized expenditure incurred on camp offices, security, foreign visits, unjustified use of official airplane and use of public resources by family of former head of states and head of government during 2008 to 2018। सवाल मेरा ये है कि इन मसाइल की जांच पड़ताल, इनकी खोज लगाना कि किसने कितना हवाई जहाज़ जो है ना उसका इस्तेमाल किया, किसके ख़ानदान पे कितने पैसे खर्च हुए, किसने बैरूनी दौरे किए, किस वज़ीर आज़म के, वज़ीर आला के कहाँ कहाँ कितने कितने कैंप ऑफिसेस थे, क्या इन सब की इन्वेस्टिगेशन करना इतना आसान होगा आमिर? देखिए शाजिया, ये जो कमीशन बना है बज़ाहिर इसका जो पर्पस था वो आपने दुरुस्त कहा कि उन लोन्स को देखना था कि जो अराउंड इन 10 ईयर्स 30 अरब तक चले गए थे और उनका जो कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, आया वो आवाम तक पहुंचा या उनके जो पैसे हैं वो जैसे आपने कहा कि टैक्स। लेकिन इसका एक टू फोल्ड पर्पस है। एक पर्पस तो ये है कि आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है, दूसरा पर्पस ये है कि इस अवाम में अवेयरनेस लानी है कि जनाब ये जो पिछले कई बरसों से आपके दो खानदान हुक्मरानी कर रहे थे, ये हुक्मरानी किस किस्म की हुक्मरानी थी, ये क्या करते थे, ये किस तरह बादशाहों की तरह रहते थे, ये किस तरह जो हमारा कौमी खजाना है उसको ऐसे इस्तेमाल करते थे कि जैसे उनकी कोई अशरफियां हैं। अवाम को ये बताना था कि कितने कितने कैंप ऑफिसेज हैं, आपके इल्म में होना चाहिए कि ये आप लोगों के साथ करते क्या थे। 10-10 कैंप ऑफिसेज, कितने एरोप्लेन्स अपने जाती मकासद के लिए यूज करते थे। वो आपको याद होगा, वो तस्वीरें भी बड़ी वायरल हुई थी कि सर एक हेलीकॉप्टर है, वो बड़े बड़े खाने के बर्तन रखे जा रहे हैं और वो हेलीकॉप्टर मरी जाते थे ड्राइविंग से। मेरा सवाल जो है वो ये है कि जिन केसेस में राजा आमिर अब्बास साहब सजाएं हो चुकी हैं और कन्विक्ट हो चुके हैं, नवाज शरीफ साहब जेल भुगत रहे हैं, अपनी सजा भुगत रहे हैं, भाई वो पैसा तो अभी निकलवा नहीं सके आप लोग, ये पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, पैसा निकलवाने का एक प्रोसीजर है। पैसा ऐसे नहीं है कि आपने उनकी जेब में हाथ डालना है और निकाल लेना है। पैसे के लिए अभी उनकी अपील्स पेंडिंग है, अभी अदालतों में चीजें हैं, बैरून मुल्क से पैसा लाना जरा मुश्किल है। लेकिन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में उनके अकाउंट्स भी अभी फ्रीज हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी फ्रीज हो रही हैं,
उनके और भी एसेट्स हैं उनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जो बैरूनी मुल्क हैं उसमें टाइम लगता है। पाकिस्तान में इनकी प्रॉपर्टीज फ्रीज हो जाएंगी और ये पैसा निकलेगा। इसको अगर हम ये देखें ना कि ये वो नहीं निकला तो इसका मतलब है इस चैप्टर को क्लोज कर दे जाना चाहिए, कतई नहीं। ये जो एफर्ट मौजूदा हुकूमत कर रही है ये वो एफर्ट है कि जिसको दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। और हालिया अमेरिका के दौरे में सदर ट्रंप ने भी कहा कि जनाब ये बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस, इसमें इवन अमेरिका आपके साथ है। तो दिस मस्ट कंटिन्यू, ऑल्दो इसमें मुश्किलात आएंगी। 30 साल ये जो माफिया बैठा हुआ था और इनके जो कनेक्शंस थे और ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम के पैसे की हाइड आउट्स होती हैं, और हमारे मुल्क में अगर तो पहले होमवर्क हुआ होता ना कि स्विस केसेस के रिकॉर्ड्स भी होते, डार साहब ने वो तमाम कार्रवाइयां की होती, तब तो ये आपके लिए एक इजी फेस होता। लेकिन अब ये फेस ऑल्दो डिफिकल्ट है, लेकिन इसी फेस में से निकल के जाके आप रिकवरीज भी करेंगे, आप सजाएं भी देंगे और आप इनको करारवा की जो सजाएं हैं उनके साथ साथ ये तमाम एसेट्स फोरफीट होंगे। क्योंकि दुनिया में जो अब लॉज है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सख्त है। और आप अगर इसी आपको पता है तारीख में यहाँ पर रिकॉर्ड जलते रहे हैं, रिकॉर्ड में टेम्परिंग्स होती रही हैं, आपको लगता है कि ये इन चीज़ों का रिकॉर्ड आपको A to Z जो है ना वो एज इट इज़ मिलेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, कैसे पैसे खर्च हुए? आपको लगता नहीं ये जो हमारी हिस्ट्री है, बिल्डिंग्स जल जाती थी जहाँ पे रिकॉर्ड्स होते, तो ये कहाँ से मिलेगा सब कुछ? देखिए कहां से मिलने की बात तो यह है कि कहीं ना कहीं समवेयर आपका जब पैसा खर्च होता है तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन से होता है। और ये जो बैंकिंग का रिकॉर्ड होता है ये नहीं जला करता। आपके LDA का जल जाता है, आपके KDA का जल जाता है, लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पैसा जाता है, क्योंकि पैसा लैंड करता है जब फॉरेन बोरिंग होती है स्टेट बैंक में और फिर वहां से डिफरेंट मद्स होती हैं उनमें जाता है। तो ये कोई ऐसा काम नहीं कि इनको पता नहीं चले। फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में रिकॉर्ड्स होते हैं, वजीर आला हाउस में रिकॉर्ड्स होते हैं, और उसके अलावा जब वो डिनाई नहीं कर रहे और कैंप ऑफिसेज हैं तो ये कोई इतनी बड़ी कोई जिसको हम कहें रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं पता चलेगा, ये सब पता चलेगा। आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, इशारा किसकी तरफ है? तो वो जाहिर है उन्होंने हर घर को, अब जिसकी 3 बीवियां जिसकी हैं तो उसने तो हर घर को कैंप ऑफिस बनाया हुआ था ना, तो इस बात को भी जो है ना वो गलत समझा जाएगा कि उसने क्यों अपने 3-4 जो घर हैं उसको कैंप ऑफिस बनाया हुआ है। अब उसकी बीवियां ही 3 है तो वो क्या करे? देखिए कैंप ऑफिस का पर्पस होता है कि आपने कार्य सरकार वहां पे अंजाम देना है, वहां पे आपने अपनी मैरिटल लाइफ नहीं गुजारनी। तो कार्य सरकार के लिए तो आपके लिए एक एनेक्सी भी काफी होती है, ये जो डिक्लेयर्ड आपका CM हाउस है या कोई और है। तो ऐसी चीजों को मैंने जैसे शुरू में कहा कि कम से कम लोगों को अवेयरनेस आएगी, उनको पता चलेगा कि ये किस किस्म के हुक्मरान थे, ये आया हुक्मरानी कर रहे थे या इस मुल्क को एक ऐसी अपनी जायदाद। अच्छा जरा डिफरेंशिएट भी कर देना कि कौन कौन सी बरात आईनी तौर पर वो हासिल थी उनको, जरा देखने वाला तो कंफ्यूज होगा कि ऐसा उन्होंने क्या गलत कर दिया जो इस सब की इन्वेस्टिगेशन होने जा रही है। इनमें क्या क्या ऐसा था जो आईनी तौर पर वो यूज कर सकते थे, उनके हक में था, वो उनको मना नहीं था, और ऐसा क्या उन्होंने किया जो गैर कानूनी था? इसे डिफरेंशिएट कर दें। देखिए आईनी तौर पे आपका एक लिमिटेड स्टाफ होता है, आईनी तौर पे आपका एक लिमिटेड बजट होता है, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि अगर आप यूके जाते हैं अपने इलाज के लिए तो आप पूरा सेक्रेटरिएट ले जाते हैं वहां पे, आप वहां पे 7 स्टार होटल्स में रहते हैं, आप वहां पे करोड़ों अरबों रुपए उसकी मद में चलाते हैं। फिर कानूनी तौर पे आप इख्तियार नहीं कि अगर आप रायविंड में अपने महल के लिए सिक्योरिटी पे अरबों रुपए लगा देते हैं, उसकी दीवारों पे खरबों रुपए लगा देते हैं। तो इसकी भी तहकीकात होगी 2016 में जो नवाज शरीफ बाहर गए थे अपना इलाज करवाने के लिए, फिर तो इसकी भी खोज लगेगी कि वो पैसा इलाज का उन्होंने कहां से खर्च किया, बिल्कुल होनी चाहिए और होनी चाहिए कि जनाब ये बिल्कुल इस पे तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि वहां नवाज शरीफ अकेले नहीं गए थे, आपके इल्म में है पूरा सेक्रेटरिएट कई रोज तक वहां बैठा हुआ था, उन्होंने वहां पे रेंट्स दिए, अकोमोडेशंस ली। तो ये तरीका दुनिया में नहीं होता। अभी हालिया आप देखिए कि अगर इमरान खान साहब अमेरिका के सरकारी दौर पे जाते हैं तो वो पाकिस्तान हाउस वाशिंगटन में रहते हैं। तो ये वो डिफरेंस है कि जो लोगों को नजर आना चाहिए कि अगर आप वहां पे इतने बड़े डेलीगेशन के साथ जाके आप अपना एक पाकिस्तान हाउस में रहते हैं तो क्या वजह थी कि ये वहां पे इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल होटल्स में रहते थे। तो बात आई अगेन रिपीट कि लोगों को अब थोड़ा सा समझना चाहिए कि इस मुल्क को इन्हीं शाह खर्चियों ने,
इन्हीं लूट खसूट ने, इसी ब्लंडर ने तबाह किया है। और अगर ये रुक जाता है तो कोई वजह नहीं कि ये कौम बहुत जल्दी से तरक्की नहीं करेगी। अच्छा, ऑपोजिशन जमातों ने, आपको भी याद होगा जब ये तहकीकाती कमीशन बना था तो उन्होंने कहा था जी हम तो इसके सामने पेश नहीं होंगे, तो कानूनी तौर पर कितना ज़रूरी है, लाज़िम व मलजूम है उन पर कि उनको पेश होना ही होना है? देखिए, वो पेश तो उनको होना है क्योंकि इनको कुछ ऐसी पास दे दी गई हैं कि जिसमें इनके पास किसी भी किस्म के ये वारंट्स भी शायद एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अगर वो पेश नहीं होंगे तो इनको अदालतों के जरिए भी बुलाया जा सकता है। और वो पेश क्यों नहीं होंगे? अगर वो क्लीन है तो वो जरूर पेश होंगे, लेकिन अगर उनको ये पता होगा कि नहीं उन्होंने ये पैसा लूटा हुआ है तो वो फिर मुख्तलिफ बहाने करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो उनको पेश होना पड़ेगा क्योंकि ये कानूनी मुसवदा है, इसके पीछे एक लीगल फोर्स और बाइंडिंग है। ऑल दो कि जो इंक्वायरीज की रिपोर्ट्स होती हैं उसकी बुनियाद पे किसी को सजा या वो नहीं दी जा सकती, वो सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग्स होती हैं, वो फैक्चुअल फिगर्स लेके आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है। और देखिए, दुनिया को भी पता चले कि जनाब ये इतनी जो 30 अरब रुपए इस मुल्क में आए हैं वो कहां गए हैं, और ये जो पैसे जायदादें बनी हैं ये कहां से बनी है। तो ये एक बहुत खुशहाल बात है, और यही वो परेशानी है जो हमें बहुत से चेहरों पे अब नजर आ रही है कि जनाब बात यह है कि अब अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ होगी बल्कि वो पुरानी चीजें ओपन भी होंगी और उनका हिसाब भी लिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ बता दें, इस तहकीकात की रोशनी में कोई गिल्टी होता है तो तहकीक फिर वो कार्रवाई का दायरा कार क्या होगा? ये नैब केस को भिजवाया जाएगा, केस फिर इसको मजीद परसू करेगा? ऑब्वियसली अगर इसमें जो भी फाइंडिंग्स आती हैं वो किसी भी तहकीकाती अदारे, चाहे वो FIA है चाहे वो नैब है, उनको एज ए रेफरेंस के तौर पे चला जाएगा, और उसके बाद वो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके इसको कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएंगे, और जहां से एविडेंस की रिकॉर्डिंग के बाद इनको मौका दिया जाएगा कि डिफेंस में अपना बताइए। और फिर ये क्योंकि एक पूरे चैप्टर में नहीं होगा, इसमें आपको डिफरेंट चैप्टर्स नजर आएंगे, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होंगे, तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की हद तक, मुख्तलिफ स्कीम्स की हद तक ये डिफरेंट किस्म की चीजें अनर्थ होंगी, और हर स्कीम में आपको कहीं न कहीं कुछ लूप होल्स, कुछ फ्रॉड, कुछ पेमरा और उसकी खिलाफ वर्जियां पेपरा की, ये चीजें आपको नजर आएंगी। तो अल्टीमेटली ये वही करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस की तरफ केसेस जाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, एक और चीज़, शहजाद अकबर साहब ने आज ये दावा किया कि शहबाज शरीफ ने डेली मेल के खिलाफ शिकायत की है, उनको नोटिस नहीं भेजा। आप लॉ एक्सपर्ट हैं, आप जो नोटिस शहबाज शरीफ ने भेजा है, जो बकौल शहजाद अकबर की वो शिकायत है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा शायद, क्या शहजाद अकबर का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि वो सिर्फ शिकायत है, नोटिस नहीं है? देखिए, लाइबल की और डैमेजेस के जितने भी नोटिस हम खुद डेली बेतहाशा भेजते हैं, उसमें हम एक टाइम फ्रेम रखते हैं कि आपके इस अमल की वजह से मेरे क्लाइंट की रेपुटेशन को ये लॉस हुआ, उसको मेंटली तौर पे इतना टॉर्चर हुआ, उसके पॉलिटिकल उसमें ये हुआ, तो हम आपको 15 दिन का टाइम देते हैं कि आप इसको रेक्टिफाई करें, नहीं तो आपको हम स्ट्रेट अवे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएंगे जहां आपसे ये नोटिस होता है, ये नोटिस लैंग्वेज होती है। डेविड रॉस से बात भी हुई। अच्छा जी, मेरी अपनी डेविड रॉस से बात भी हुई कुछ अर्सा कबल, और उसने कहा कि इन्होंने पहले भी इस किस्म की, जब पायरेट्स ऑफ द पेंट हाउस की बात हुई थी तो इन्होंने बड़ा शोर गौर किया था कि हम आपको नोटिस देंगे, लेकिन नहीं दिया। मैं अपनी स्टोरी पे आज भी कायम हूं, एंड इट्स ए कंप्लेंट। इट्स शहजाद सही कह रहे हैं कि ये एक कंप्लेंट है कि जो हुड विंग करने की उन्होंने कोशिश की है कि अवाम, क्योंकि यहाँ पे शोर था, आपने क्या किया 14 दिन के बाद कि जनाब आपके इस अमल की वजह से हमें एक बड़ी परेशानी हो रही है, और इसको ये देखिए ना, आप कुछ अपने महकमाना तौर पे करें, अदरवाइज लीगली जो लॉस को कवर करते हैं, ये जो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये उसके जुमरे में बजाय नहीं आ रहा, और ये अब देखा जाएगा कि इसका जवाब वो क्या देते। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक प्रोसिक्यूटर राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मिनी पाकिस्तान कहलाए जाने वाला कराची दिन ब दिन मसाइलिस्तान की दास्तान जो है ना वो बनता जा रहा है। हमें नई रोज़ कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। कराची में अमन तो सिविल और मिलिट्री इदारों की मुश्तरका कोशिशों से ही बहाल हुआ, ये हम सब जानते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में यहाँ सियासी जमातों की कारकर्दगी क्या रही, इस पर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान लगा हुआ है। मिनी पाकिस्तान में सड़कों का भी आज मसला है, पीने को साफ़ पानी नहीं है, न साफ़ आबो हवा है, ना ही पुलिस का निज़ाम ठीक है, और ना ही बिजली और ना ही सीवरेज का निज़ाम फ़ाल है। कराची में गुज़श्ता 11 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है। यही वजह है कि आज समाजी तंजीम फिक्सिट ने जब शहर से कचरा साफ़ करने के बाद कचरा वज़ीर बल्दियात के दफ्तर के सामने फेंक कर एहतजाज करने की कोशिश की, जो कि एथिकली बहुत हद तक गलत बात है, तो वहाँ पर फिक्सिट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में मुतादिद कारकुनान ज़ख्मी हुए। इस वाक़े के ऊपर जब फिक्सिट बानी और तहरीक इंसाफ के MNA आलमगीर खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिनको बाद में रिहा किया गया और बाद में दोबारा थोड़ी देर बाद फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल यह है कि कारकुनान के दरमियान तसादुम की फ़िज़ा आखिर इतनी संगीन कैसी होगी, मामला इतना आगे बढ़ कैसे गया, पीपल्स पार्टी ने अदम बर्दाश्त का मुजाहरा क्यों किया, अपने ख़िलाफ़ एक मुजाहरा हो रहा था, उन्होंने क्यों नहीं होने दिया, एहतजाज क्यों नहीं होने दिया, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हुआ क्या वहाँ पर, असल पिक्चर हम जानने की कोशिश करते हैं। नुमाइंदे हैं हमारे कराची से ज़ुहैब जिया, उनसे पूछते हैं। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ होंगे। ज़ुहैब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ, ज़रा बताइएगा कि सूरत हाल इतनी ज़्यादा संगीन हो कैसे गई, तसादुम हो गया, फिर पुलिस आ गई, गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई, नौबत कैसे आई? जी देखें, थोड़ा सा पस मंज़र भी मैं आपको बताता चलूँ। आलमगीर पे ये पहला मुकदमा नहीं है, इससे कबल भी 3 मुकदमा दर्ज चुके हैं। 2 मुकदमा आर्टिलरी थाने में और इससे पहले एक मुकदमा सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ है, और आज यहाँ पे 2 मुकदमा और दर्ज हो गए। तो इस तरह 5 मुकदमा जो है वो उन पर दर्ज हो चुके हैं। नौबत ये क्यों पेश आई, ये मामला क्यों इतना बढ़ गया? इससे कबल भी आलमगीर वज़ीर आला उसके बाहर एहतजाज कर चुके हैं सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, और आज भी उन्होंने एक और मुजाहरा जो है वो सईद गनी के दफ्तर के बाहर, जो कि वज़ीर बल्दियात हैं, उनके दफ्तर के बाहर एक मुजाहरा करना था, लेकिन जो कि वो मुजाहरा करने के लिए वहाँ पर पहुँचे तो पीपल्स पार्टी के कुछ कारकुनान भी वहाँ पर मौजूद थे। 2 सियासी जमातों में इस दौरान जो है वो मुठभेड़ शुरू हो गई। सबसे पहले जो है वो नारेबाजी एक दूसरे के खिलाफ की गई, और उसके बाद फिर दोनों सियासी जमातों के जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान को गुस्सा इसलिए आया कि उन्होंने सईद गनी के दफ्तर के बाहर कचरा फेंका, ये वजह बनी ना? जी देखिए, इससे पहले भी जो एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं वज़ीर आला उसके बाहर, अगर उनका मुकदमा जो है वो फिक्सिट आलमगीर के ख़िलाफ़ दर्ज होता है तो इससे क्या बात साबित हो सकती है, ये आप भी बेहतर जान सकती हैं। तो यकीनन जो आज जो एहतजाज किया जा रहा था और उसका भी मुकदमा अगर फिक्सिट और 38 जो इनके कारकुनान थे उनके ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है, तो यकीनन इससे यही बात ज़ाहिर होती है कि जो कि मुजाहरा था वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ किया जाना था, और इसी वजह से पुलिस भी दरमियान में आ गई। आपका बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह, पीपल्स पार्टी का, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब आपका। ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी तो जाहिर है जब आप लोग भी एहतजाज करते हैं, कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश की जाए, फिर हमें सुनने को मिलता है एहतजाज सबका जमहूरी हक है जो कोई नहीं छीन सकता। तो आज पीपल्स पार्टी खुद कैसे इस एहतजाज के ख़िलाफ़ हो गई जो उनके ख़िलाफ़ हो रहा था, फिक्सिट वाले कर रहे थे, आलमगीर जो हैं वो कर रहे थे, क्यों आप लोग इतना अदम बर्दाश्त का आज मुज़ाहरा किया पीपल्स पार्टी ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। देखें, जमहूरी तौर पर और इस तरह के एहतजाज, दीगर चीज़ें कभी भी पीपल्स पार्टी नहीं रोकती। हाँ। लेकिन देखें, एहतजाज एक होता है, अगर कोई कहीं पे कोई किसी चीज को हाईलाइट करना है, प्रेस क्लब है, दीगर और बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन आप अगर जिस तरह भी आपने जिक्र चल रहा था कि CM हाउस पे जाके वो कचरा फेंकते हैं, गंदा पानी फेंक दें, चले उस वक्त उनको कुछ नहीं कहा गया। इस तरफ और भी मुख्तलिफ तरीकों से आपको याद होगा, बुजुर्ग थे कायम अली शाह साहब, उनकी तस्वीर किस तरह लगाई गई
पे, गटर के ढक्कनों पे, दीगर चीजों पे, और अजीब और गरीब किस्म की चीजें अब भी इन्होंने ऐलान किया। चलिए, उनके एहतजाज के तरीकेकार पे बिल्कुल एतराज हो सकता है, कुछ एथिक्स हैं, कुछ लिमिट्स हैं जिनको आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोगों की भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है ना कि जो एहतजाज आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए किस वजह से हो रहा है। कचरा मंडी बना हुआ है पूरा शहर, सीवरेज का मसला है। जी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कुछ बिल्कुल इश्यूज अपनी जगह पे हैं, लेकिन उनको भी हल किया जा रहा है। लेकिन ये तो उसका मतलब नहीं है कि आप किसी के घर पे चले जाएं, किसी के ऑफिस में जाके इस तरह की हरकत करें। तो जाहिर है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी एक पार्टी है, उसके भी कारकुनान है। वो उस वक्त भी जो सीएम हाउस में ये इशू हुआ था दिगे, उस पर भी कई लोगों को इस पे बहुत सारी था कि इस तरह नहीं होना चाहिए, उनको गुस्सा था। आज भी इन्होंने ऐलान करके वहां पे आए हैं, तो जाहिर है कारकुनान वहां पे थे और ये हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्की मईशत इस वक्त ज़बूं हाली का शिकार है। हुकूमत आए 1 साल का अरसा होने को है, लेकिन मईशत संभल नहीं पा रही है। डॉलर 128 से 160 पर जा पहुंचा है। गैस की कीमतों में बहुत बार इजाफा हो चुका, महंगाई बढ़ गई है, बेरोज़गारी में इजाफा हो चुका है। बिजली की कीमतों में आने वाले दिनों में मज़ीद जो है कहा जा रहा है इजाफा होगा। शरह सूद की बात करें 13.25% तक पहुँच चुकी है। इस वक्त जिस चीज़ को फौरी तौर पर इस्तेहकाम में लाने की ज़रूरत है वो है मईशत। वज़ीर-ए-आज़म का हालिया दौरा अमरीका को भी माहिरीन जो है सिफारती लिहाज से बहुत कामयाब तरीन दौरा करार दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि मुआशी एतबार से इस दौरे से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ है। सदर ट्रंप ने तिजारत बढ़ाने का इंदिया तो दिया है, इमरान खान साहब ने भी कहा कि एड नहीं ट्रेड, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें वक्त लगेगा। फिलफौर तो पाकिस्तान को इस दौरे से क्या मुआशी फ़ायदा मिला है? सबसे आम बात यह है कि अमेरिका ने कोलिशन सपोर्ट फ़ंड की मद में पाकिस्तान के अरबों डॉलर देने हैं, जो कि कोई कर्ज नहीं है, बल्कि ये वो पैसे हैं जो दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने खर्च किए हैं और अमेरिका ने हमें ये पैसे अदा करने हैं। ये फ़ंड अमेरिका कब तक रिलीज़ करेगा? और दूसरी तरफ फैटफ इजलास की तलवार अक्टूबर तक हम पे लटक रही है। क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को इस हवाले से एतमाद में लिया है? क्या अमेरिका इस हवाले से हमारी कोई मदद कर सकता है? सारी सूरत हाल पर बात करूँगी मैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वज़ीर रह चुके हैं तिजारत के हमायूं अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमायूं अख्तर साहब। हमायूं साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि अमेरिका का दौरा सिफारती लिहाज से कामयाब दौरा था, खारजी सतह पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है, तबसरे भी हो रहे हैं, तज्ज़िये भी चल रहे हैं। जब ये दौरे की लाइव कवरेज हो रही थी डिफरेंट चैनल्स पर, तो लोगों के लिए बड़ी एक गैर मामूली सी बात थी कि अमेरिका गए हैं। आखिर इसमें क्या अहम बात है जो हर चैनल पे जो है ना वो लाइव ट्रांसमिशंस होना शुरू हो गई हैं? तो लोगों को लगा कि शायद हमारे लिए इसमें कोई मुआशी फ़ायदा भी आएगा। ज़ाहिर है महंगाई यहाँ पर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोग इस खबर को सुनने के लिए अब तरस रहे हैं कि शायद कोई ऐसा दिन आए कि हमें पता चले कि हमारे कोई मुआशी फ़वाइद भी होने जा रहे हैं, हमें कुछ अच्छा भी मिलने जा रहा है। तो आम बंदा ये जानना चाहता है कि इस दौरे से एक आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि हमेशा से एड नहीं ट्रेड की बात की गई कि तिजारती मामलात में कोई मामलात आगे बढ़े अमेरिका के साथ? ये एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोई पैसे मांगने नहीं गए थे अमेरिका के पास। 2015 से ये जो रिलेशनशिप है ये डीप फ्रीज में थी और बिगड़ती जा रही थी। आपने देखा कि इमरान खान साहब ने ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इन तमाम ममालिक से का बहुत ज़्यादा अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं। हम अमेरिका से प्राइम मिनिस्टर ने ना उनसे कोलिशन सपोर्ट फंड मांगा, जैसे जो कि आपने सही कहा है कि वो तो हमारा जो हमने खर्च किया वो बनता है, और ना ही उन्होंने कोई किसी किस्म की एड रिस्टोर करने की बात की। हाँ, तिजारत की बात ज़रूर हुई है, और लेकिन कोलिशन सपोर्ट फंड लेना तो वो तो हमारा हक है, वो पैसा तो खर्च कर चुके हैं ना। हम मांगेंगे नहीं जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये मांगेंगे नहीं। वो उनको पता है कि ये हमारा बनता है, वो खुद दे देंगे। देखिए, पाकिस्तान ने अपने मामलात इक्तसादी खुद ठीक करने हैं। आखिर कोई ना कोई वजह तो है कि 22वां IMF प्रोग्राम है।
हमने बैठ के पिछले 1 साल ये अंदाज़ा लगाया है कि ये 22वीं दफ़ा हमें IMF के पास जाना क्यों पड़ा है। और हमें ये मालूम हुआ है कि एक तो हम अपना रुपया साल ओवर वैल्यू रखते हैं। सारी दुनिया फार ईस्ट जो है वो अपनी करेंसी अंडर वैल्यू रख के चढ़ा है, अपने एक्सपोर्ट्स कंपैरेटिव बना के, अपने इंपोर्ट्स महंगी बना के। हम इसके बिल्कुल बरक्स चले हैं। हम समझते हैं कि हमारा मजबूत रुपया होगा तो इसका मतलब है हमारी मईशत मजबूत है। वही बायस बनता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स अनकम्पेरेटिव हो जाते हैं। हम साल से उसी सतह पे बैठे हुए हैं और हमारे इंपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, हमारे भरमार हो जाती है हमारे इकॉनमी में इंपोर्ट्स की, लोकल इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाती है और हमारे रिजर्व्स ख़त्म होना शुरू होते हैं। और फिर हम बहुत महंगा कमर्शियल डेट लाते हैं, जैसे पिछले 5 साल में $14 बिलियन कमर्शियल डेट आया, जिसने हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $2.5 बिलियन से $30 बिलियन पहुंचा दिया। ये हम नहीं करना चाहते, ये हम नहीं करेंगे। हमने अभी IMF की डील की है $6 बिलियन, उसके $32 बिलियन DFIs और MFIs से अब कंसेशनरी डेट 1-1.5% वाला जो कमर्शियल डेट होता है वो 7-8% का ये अब आएगा। हमने पहली दफ़ा टैक्स नेट बढ़ाने की कोशिश की है। देखिए, मैं खुद ताजिर हूँ, मुझे ये बताइए कि इस मुल्क में 2 तबके टैक्स देते हैं, एक इंडस्ट्रीज और एक तनख्वाहदार तबका। आपकी जो तनख्वाह होती होगी आपको मिलने से पहले उसमें से टैक्स कट जाता है, राजिया। ओके, अब हम चाह रहे हैं कि ताजिर तबका, मैं खुद ताजिर हूं, मैं उनका हामी हूं बहुत बड़ा, लेकिन बहुत बड़े बड़े ताजिर भी हैं। आप यकीन करें, इंडस्ट्रियलिस्ट से ज़्यादा बड़े ताजिर हैं इस मुल्क में। मुझे ज़रा बता दें कि वो कितना टैक्स अदा करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि वो भी इस मुल्क के शहरी हैं, उनको भी चाहिए कि टैक्स अदा करें। बिल्कुल सही, इस बात से तो इनकार ही नहीं है। ये एकदम बिल्कुल अपनी जगह। लेकिन लगता है आज ही पार्टी के अंदर एक रिग्रेट मौजूद है IMF के पास जाने का। असद उमर साहब ने एक बार फिर से कहा है कि IMF के पास जाने के बाद से खराबियां शुरू हुई हैं। IMF के पास ना जाते तो मामला ज्यादा अच्छे तरीके से चल सकते थे। मैं बहुत एहतराम करता हूं असद उमर का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ऑब्वियसली ये व्यू नहीं था। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत मौका दिया असद उमर को और उसके बाद उनका फैसला था कि हम कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। बहुत से लोगों का ये मौक़िफ़ था, बशमूल मैं। इस दुनिया का जो नॉर्म है वो यही है कि पहले IMF के पास जाएं, दुनिया में अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर करें और दुनिया के जो बाकी इदारे हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या चाहे वो DFIs और MFIs हों, वो आपको कंसेशनरी कर्जे देने शुरू करें। ये अब हमने किया है, जो कि हमेशा इससे पहले भी 21 मरतबा यही हुआ था। IMF के बगैर जो है वो आजकल जो लोग कह रहे हैं IMF के बगैर हो सकता है, असद उमर साहब एक 2 और लोग भी हैं, उनको हम चाहेंगे कि आके हमारे सामने बैठें और इसको साबित करें कि ये कैसे कह रहे हैं। इसका मतलब है कि असद उमर साहब की तैयारी नहीं थी। जो आप बता रहे हैं ना कि इमरान खान साहब ने उन्हें वक्त दिया, लेकिन उस वक्त में जब वो तैयारी इस वक्त में तैयारी नहीं कर सके, इस वजह से आप लोग को जाने की जरूरत पेश आई। खैर, आगे बढ़ते हैं। असद उमर शादी, असद उमर बहुत ही नहीं, आपने एक लफ्ज़ कह दिया ना, असद उमर बहुत काबिल आदमी है, वो ज़िंदगी में अभी तक बहुत कामयाब रहे हैं, लेकिन उनकी जो फ़िलॉसफी थी इस मुल्क को इस बुरान से निकालने की, क्योंकि वो कई माह तक नहीं आगे बढ़ सकी, तो प्राइम मिनिस्टर एक नई टीम लाए। अच्छा, हमायूं साहब, फैटफ पर कोई बात हुई? प्राइम मिनिस्टर साहब की अमरीकी सदर से अक्टूबर में इजलास होना है, जिसमें ज़ाहिर ये फैसला होगा कि ग्रे लिस्ट से निकलना है, ब्लैक लिस्ट में जाना है। तो कोई ऐसी बात हुई कि अमेरिका अपना असर रसूख इस्तेमाल भी कर सकता है, हमारे इस सिलसिले में कोई मदद कर सकता है अमेरिका? देखिए, एक चीज़ तो ये ज़रूर है कि देखिए, फैटफ रिलेटिवली नया इदारा है दुनिया में, चंद साल हुए हैं ये वजूद में आया है और बहुत अहम इदारा है। सारी दुनिया में ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह जैसी चीज़ें रोकता है। पाकिस्तान, इसमें हमारा मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान की ये ख्वाहिश नहीं है कि वो फैटफ की जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर पूरा उतरे। पाकिस्तान जैसे मुल्क और हमारी तरह और भी बहुत से ममालिक हैं जिनको कुछ वक्त लगता है अपने सिस्टम्स सही करते हुए, ताकि वो फैटफ का जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है उस पर हम पूरे उतर सकें। एक चीज़ इंशाल्लाह ज़रूर होगी, क्योंकि अब अमेरिका में कोई बात नहीं हुई इस पे, सवाल मेरा ये है। डेफिनेटली बेहतर हुआ है, प्रेसिडेंट ट्रंप से कोई बात नहीं हुई। बट अमेरिका इज नॉट फैटफ, शाजिया। अमेरिका फैटफ की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, वो नहीं है, लेकिन असर रसूख तो इस्तेमाल कर सकता है ना। कहाँ पर अमेरिका का असर नहीं चलता? इसी तरह हो गया ना कि अमेरिका का जोर नहीं चलता। अमेरिका के सदर के साथ जाके हम IMF के
मसाइल डिस्कस करना शुरू करते हैं। होता यह है कि जब एक ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो ये जो दुनिया के इदारे हैं, जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या FATF हो, उसमें थोड़ी लचक आ जाती है, उसमें थोड़ी गुंजाइश पैदा हो जाती है, उसमें थोड़ा आपको वक्त ज़्यादा दे देखें। डार साहब ने जब पिछली दफ़ा IMF का प्रोग्राम किया था 3 साल का, तो उसमें 16 IMF के वेवर्स मिले उनको, 16 वेवर्स, विच मीन्स कि हर क्वार्टर के बाद वो अपनी कंडीशंस पूरी नहीं कर सके और IMF ने उसको वेवर दिया। हम वेवर्स की तलाश में नहीं हैं। हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि हम अपनी मुल्क की मईशत ठीक करें, हम जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसको बंद करें, और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि बहुत शुक्रिया हमारे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ होंगे, कराची के मसाइल पर उनसे बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से नाज़रीन हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन अभी हम कराची में आज पीपल्स पार्टी और फिक्सेड के कारकुनान में होने वाला जो तसादुम था उसकी बात कर रहे थे। नाज़रीन ये वही कराची जो कभी मुल्क का 70% रेवेन्यू पैदा किया करता था, आज इसी कराची में कारोबार ठप पड़े हैं, तालीमी इदारों का म्यार गिर चुका है, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन भी जो है ये सियासत की नज़र हो गया है। वैसे पानी मिलता नहीं है, बारिश हो जाए तो सीवरेज का निज़ाम ऐसा है कि सारा शहर पानी में डूब जाता है। हालिया मानसून के मौसम में भी इंतज़ामिया की जानिब से अलर्ट जारी किए गए और इन्हीं मसाइल के हल होने के पेश नज़र कराची के अवाम ने 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को अपनी नुमाइंदा जमात चुना था, लेकिन मसाइल कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ते ही चले गए। तब्दीली के निशान इमरान खान ने भी साबिक हुक्मरानों की तरह कराची के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का भी हम सब जानते हैं ऐलान किया, लेकिन इसमें अभी तक कितना मिला ये किसी को मालूम नहीं है। आखिर कराची के मसाइल की वजह और इसका हल है क्या इन तमाम मसाइल की असल वजह कराची के इक़्तिदार में शराकत दारी है? क्योंकि मेयर कराची का ताल्लुक MQM से है, सूबाई हुकूमत यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, जबकि गवर्नर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, MNAs तहरीक इंसाफ के हैं। क्या मसाइल हल ना होने की बुनियादी वजह किसी एक जमात की सियासी इजारादारी ना होना है? इसी पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। साबिक मेयर कराची और PSP पाक सरज़मीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। आपने सुना मुस्तफ़ा साहब, अभी मैं अपने इंट्रो में कह रही थी, जिस शहर में आप बैठे हुए हैं ये ऐसा शहर है जहाँ पर इक़्तिदार बटा हुआ है। सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, गवर्नर PTI का है, MNAs यहाँ पर जो है वो तहरीक इंसाफ के हैं, जो बल्दियाती निज़ाम है उस पर बराजमान है MQM हैदराबाद। आप क्या समझते हैं मसाइल आज भी वही हैं? यहाँ पर पानी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं। आप क्या समझते हैं इन मसाइल के हल ना होने की वजह ये शराकत दारी है जो इक़्तिदार बटा हुआ है, या इसका दूसरा पहलू इस तरह भी हम ले सकते हैं कि ये तमाम पार्टियां अगर अपने अपने हिस्से का काम करें तो शायद ये मसाइल हल हो भी जाएं? आप क्या समझते हैं? आखिरी बात आपकी जो है बिल्कुल वो ठीक है कि अगर ये सब लोग अपने अपने हिस्से का काम करें तो मसाइल ही ना रहें। आपने मसला पूछा, मसला क्या है? वो है इनकॉम्पिटेंसी। नाअहल लोग हैं और बदकिरदार लोग हैं, नाअहल भी हैं और बदकिरदार भी हैं, करप्ट हैं, करप्शन कर रहे हैं। आप इनकी वेल्थ देखेंगे इन लोगों की, जो लोग इक़्तिदार में हैं, चाहे वो सिटी गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, तो जिस दिन से ये इक़्तिदार में है, इनके पास पावर है, इनकी अपनी वेल्थ जो है वो कई हजार गुना बढ़ गई है और शहर जो है वो लुट गया है। तो बिल्कुल पैसा है, पैसा खर्च हो रहा है और पैसा कागजों पे खर्च हो रहा है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना रोना रोती है, सिटी गवर्नमेंट अपना रोना रोती है, और जो वफाकी हुकूमत है वो माशाल्लाह आपकी एक बात से मैं एग्री नहीं करता कि कराची के लोगों ने PTI को वोट दिया। मेरा नहीं ख्याल है कराची के लोगों ने 14 सीटें PTI को जितवाई हैं। जीतने वालों को आज तक खुद यकीन नहीं आया कि वो 14 सीटें MNAs हैं जो वो जीते हुए। एनीवेज जीत भी गए थे तो वो लोगों की खिदमत करते, तो वो सब कुछ इलेक्शन की बात जो है वो लोग भूल जाते हैं। इमरान खान साहब आते हैं,
वज़ीर आला से गुफ्तगू नहीं करते, मीटिंग में नहीं बुलाते, वज़ीर आला जो है वो उनको रिसीव करने नहीं जाते। अगर जो भी हम निज़ाम मैं जानता हूँ और मैंने काम किया हुआ है, अगर वो मुल्क का वज़ीर आज़म कराची को कुछ देना चाहता है, जैसे आपने खुद जिक्र किया 162 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस करके गए, उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने बताया कि भाई कैसे देंगे, इसलिए कि एक पैसा भी वफाक से जो कराची में आएगा लगेगा वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जरिए आएगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से तो आप बात ही नहीं कर रहे। तो जो वर्किंग टर्म्स ही नहीं है, अगर टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है, इमरान खान साहब को ये करना चाहिए था कि इलेक्शन हो गए थे, अपना वो सारा नैरेटिव अपने पास रखते, वो मुल्क के वजीर आजम बन गए थे, यहाँ के वजीर आला को पीपल्स पार्टी का कारकुन नहीं समझना चाहिए और खुद को पीटीआई का चेयरमैन नहीं समझना चाहिए। 25 जुलाई को जो यौम स्याह हुआ, आपको इसमें शिरकत की दावत दी गई थी मुस्तफा साहब, क्योंकि आप भी इन रिजल्ट्स को नहीं मानते? बिल्कुल, हमारा सारी पार्टी से कांटेक्ट है, लेकिन हम यौम स्याह वाली पार्टीज में शिरकत के लिए नहीं गए हम, और हम जाएंगे भी नहीं, इसलिए कि देखें उनका वो भी अपनी, मैं कैसे चला जाऊं, पीपल्स पार्टी का वो प्रोग्राम है, पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात है। नवाज शरीफ साहब ने 5 सालों में कोई बहुत अच्छा नहीं कर लिया पाकिस्तान और सिंध के साथ, और आज पीपल्स पार्टी जो वहां पर जलसे में बुला रही है, उनकी तो खुद हुकूमत है सिंध के अंदर, तो उन्होंने क्या कर लिया, एड्स की किट्स नहीं मिल रही यहाँ पर, थर में बच्चे मिल रहे हैं, कराची का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। और वो कहते हैं कि हम उनके लीडर कहते हैं कि हम 18वीं तरमीम हर सूरत में बचाएंगे। भाई किस चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका इंचार्ज वजीर आला उस चीज को बचा रहे हैं कि आप पानी के और गटर लाइनों के और कचरे के इंचार्ज बन जाएं, इसको आपने बचाना है। बहुत अफसोस की बात है। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें, जो नैब का रेफरेंस चल रहा है, आप पर क्लियर हो पाएंगे आप इससे? मैं क्लियर हूं, नैब का रेफरेंस जो है वो जो चल रहा है, अभी मैं उस पर क्या बताऊं आपको, फिर वो बड़ी बात होती है, अजीब बात होती है। देखें अदालतें तो जब मुझे बुलाएंगे मैं जाऊंगा। ये में से एक जुमले में समझा दूं आपको और आपके सुनने देखने वालों को, कि फर्ज करें कि एक किसी पर आप इल्जाम लगाएं कि तुमने किसी बंदे को कत्ल कर दिया है, राइट? वो जब आप उस पर इल्जाम लगाएं, तो जब वो केस चल रहा हो तो पता चला वो बंदा आपको सामने घूमता हुआ नजर आ रहा है, जो कत्ल हो गया, वो बंदा सामने जिंदा नजर आ रहा है और आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि बंदे के कत्ल का मुकदमा किसी पे चला है। मेरा केस भी इसी तरह से है, उसका टाइटल है कि इलीगल अलॉटमेंट, गैर कानूनी। और आपने ये कल कहा भी, हुई नहीं है, आपने ये कल कहा भी समाअत में कि गैर कानूनी अलॉटमेंट का ये ठीक ही नहीं। हाँ, आपने कहा भी ये शायद ये 30 साल पुराना प्लॉट है, जो कि प्राइवेट प्लॉट है, एक प्राइवेट पार्टी के पास है 30 सालों पे। मेरे 1981 से 82 से, मैं तो आया हूं 2005 में, अलॉटमेंट तो हुई नहीं है उसकी, और अलॉटमेंट का केस चला रहा है मेरे ऊपर। और पूरे मेरे 3-5 सालों के काम में एक ये वाला काम नजर आया, बड़ी मेहनत करके 10 सालों के बाद ये काम निकाला। I'll fight it out। लेकिन मुझे अफसोस ये लगता है, ये है मेरी डिग्निटी जो है ना, मेरी ईमानदारी, मेरा प्राइड था, आपने मेरी प्राइड को ना झंझोड़ दिया है। मैं अपने अंदर बहुत बड़ा पाकिस्तान में अपने अंदर बहुत एक फील करता था कि नहीं यार, काम करने की इज्जत है, अगर चोरी नहीं की, बहुत सारे मौके नहीं किए। आपने मेरा वो सारा गुमान जो है वो सारा चकनाचूर कर दिया इस निजाम में, पाकिस्तान के निजाम में। कल को मेरे पास ये इख्तियारात मसाइल आएंगे, मैं आज मुझे आप इस तरह से आप चोरों, लोग तो विक्ट्री का निशान बनाकर जाते हैं, कोर्टों में जाते हैं। मेरे लिए बड़े शर्म की बात है कि मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लोग वो जा रहे हैं विक्ट्री के निशान बना के, जिन्होंने जो है वो अरबों डॉलर कमा रखे, तो भाई उनका बनता है कि भाई उनको आपने पकड़ लिया, वो 2 केसेस गलत भी बन गए, कोई मसला नहीं। मेरी तो जिंदगी का सारा निचोड़ मेरी ईमानदारी थी और आपने उस पर क्वेश्चन किया। I'll fight it out। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन PSP मुस्ताल हमारे साथ थे। हमारा आज का नाज़िन एडिटोरियल कमेंट। नाज़िन, ईद कुर्बान की आमद है और बड़े शहरों के मज़ावात में हम सब जानते हैं मवेशी मंडियां लग चुकी हैं। सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी के लिए हर शख्स ये चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा जानवर कुर्बान करे, और बेशक यही हमारे जो ईमान का जज्बा भी होना चाहिए। लेकिन ऐसे में हम पर कुछ माशरती जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं कि कहीं हमारी कुर्बानी हमारे ही आसपास मौजूद जो गरीब है, किसी के लिए कोई मुश्किल तो नहीं पैदा कर रही है। ईद उल अज़हा के मजहबी त्यौहार में जहाँ हर तरफ कुर्बानी के रंग में रंगे जाने का सबक है, वहीं ये दिन जो है गुरबा हैं, मसाकीन हैं, उनके हुकूक का ख्याल भी हमें जो है ना वो पैदा करना चाहिए। और ये हमारा मज़हब हमें दर्स भी देता है, तालीम भी देता है, और इनकी ज़रूरियात को पूरा करने में मुआवनत का शौक़ भी दिलाता है, और ये जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। मौजूदा सूरत हाल में मवेशी मंडियों में कहीं हमें कोई ख़रीदार जो है वो बकरों के दान पर रखता नज़र आता है, तो किसी की तवज्जो जानवर के वज़न और ख़ूबसूरती पर है। ख़रीदार खूबसूरत जानवर देखकर खुशी का इजहार तो ज़रूर करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब इनकी कीमतें सुनते हैं तो सारी खुशी गायब हो जाती है। हमारे मज़हब की ये तालीम है
कि मुआशरे में गैर यकीनी की सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए ये लाजमी है और बहुत लाजिम है कि इख्तियार और पैसा मुआशरे में ऐसे गर्दिश करने चाहिए जैसे जिस्म में खून। नाज़रीन, ये था हमारा आज का एडिटोरियल कमेंट। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।